जागरण। जब फ्रांस को चेतना लौटी, तो बाहरी संसार उसे उसके स्वप्न की ही निरंतरता प्रतीत हुआ। उसे ऐसा लगा मानो वह किसी समाधि में हो, जहाँ करुणा की एक दृष्टि के समान सूर्य की कोई क्षीण किरण ही भीतर प्रवेश कर पाती हो। उसने हाथ बढ़ाया और पत्थर को छुआ। वह उठकर बैठ गया और पाया कि वह अपने बरनूस में लिपटा हुआ सूखी हीथर की एक शैया पर लेटा है, जो कोमल और सुगंधित थी। उसके सभी दर्शन समाप्त हो चुके थे और मूर्तियां, मानो वे केवल उसके निद्रा काल में कब्रों से उठी कल्पनाएं रही हों, उसके जागते ही पलायन कर चुकी थीं। वह उस ओर कुछ कदम बढ़ा जहां से दिन का प्रकाश आ रहा था। स्वप्नों की ज्वरग्रस्तता का स्थान यथार्थ की शांति ले रही थी। उसने देखा कि वह एक गुफा में है। उद्घाटन की ओर बढ़ा और मेहराबदार द्वार से नीला आकाश और नील समुद्र देखा। प्रातःकालीन सूर्य की किरणों में वायु और जल दोनों चमक रहे थे। तट पर नाविक बैठे हुए बातचीत और हंसी में लगे थे, और समुद्र में लगभग 10 गज दूर नाव लंगर पर सौम्य ढंग से हिल रही थी। कुछ समय तक वह अपने ललाट पर शीतल समीर का आनंद लेता रहा, तट से टकराती तरंगों की मध्यम ध्वनि सुनते हुए, जहां वे चट्टानों पर चांदी सी उजली झाग की लहसी खड़ाई छोड़ जाती थीं। उसने बिना किसी विश्लेषण के स्वयं को प्रकृति की उस दिव्य मोहकता के हवाले कर दिया, विशेषतः तब जब कोई उसे किसी विलक्षण स्वप्न के बाद भोग रहा हो। फिर धीरे धीरे यह बाह्य जीवन अपनी शांति, अपनी निर्मलता और अपनी गरिमा के साथ उसके स्वप्न की असंभवता को स्मरण कराने लगा, और स्मृतियां उमड़ने लगीं। उसे द्वीप पर पहुंचना याद आया, तस्करों के मुखिया से परिचय, फिर चमत्कारों से भरा एक भूमिगत महल, उत्कृष्ट रात्रिभोज और हशीश का एक चम्मच। पर दिन के उजाले के यथार्थ के सामने यह सब उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कम से कम 1 वर्ष पूर्व घटित हुआ हो। इतना विशाल उसका स्वप्न उसके मन में फैल गया था, और फिर भी वह इतना निकट जान पड़ता था। इस प्रकार समय समय पर उसकी कल्पना उन छायामय आकृतियों में से किसी एक को, जिन्होंने उसके रात्रि को अपने चुंबनों से आलोकित किया था, नाविकों के बीच बैठा देती, या किसी चट्टान पर चलते हुए दिखा देती, या डोलती हुई नाव में खड़ा कर देती। फिर भी उसका मस्तिष्क पूर्णतः स्वच्छ था, और उसका शरीर पूरी तरह विश्रांत। उसके मस्तिष्क में कोई भार नहीं था। इसके विपरीत उसमें एक सर्वसामान्य कल्याण बोध था, और वायु तथा सूर्य को आत्मसात करने की क्षमता पहले से कहीं अधिक थी। इसी हल्के मन के साथ वह अपने नाविकों से मिलने नीचे गया। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, वे उठ खड़े हुए, और प्रधान नाविक आगे आया। मिलॉर्ड सिंदबाद, उसने कहा, ने हमें आदेश दिया है कि हम आपका अभिवादन आप तक पहुंचाएं, और यह व्यक्त करें कि वे आपसे विदा न ले पाने का खेद करते हैं। उन्हें आशा है कि जब आपको ज्ञात होगा कि उन्हें मलागा में अत्यावश्यक कार्य है, तो आप उन्हें क्षमा करेंगे। तो मेरे प्रिय गायतानो, फ्रांज ने कहा, तो यह सब वास्तविक है। कोई व्यक्ति था जिसने मुझे इस द्वीप पर स्वागत किया, राजसी ढंग से मेरा सत्कार किया, और मेरे सोते समय चला गया। इतना वास्तविक कि आप उसकी छोटी सी यॉट को पूरे पाल के साथ तेजी से जाती देख सकते हैं। यदि आप अपनी दूरबीन लें, तो संभव है कि आप स्वयं अपने मेजबान को उसके दल के बीच पहचान लें। यह कहते हुए गायतानो ने कोर्सिका के दक्षिणी सिरे की ओर जा रही एक छोटी नाव की ओर संकेत किया। फ्रांज ने अपनी दूरबीन निकाली, उसे समायोजित किया, और बताए गए बिंदु की ओर घुमाया। गायतानो ठीक कह रहा था। वह रहस्यमय अजनबी नाव के पिछले भाग पर खड़ा था, उसी की ओर मुंह किए हुए, और फ्रांस की ही भांति हाथ में दूरबीन ली था। उसका परिधान वही था जिसमें वह पिछली संध्या अपने अतिथि के समक्ष प्रकट हुआ था, और वह अपने रूमाल से विदा का संकेत कर रहा था। फ्रांस ने भी अपना रूमाल निकाला, और उसी प्रकार उसे हिलाकर उत्तर दिया। एक क्षण बाद नाव के पिछले हिस्से से धुएं का एक छोटा गुब्बार उठा, जो जहाज से अलग होकर सुंदर वक्र बनाता हुआ आकाश की ओर चढ़ गया। उसके बाद फ्रांस ने गोली चलने की मध्यम ध्वनि सुनी। वह देखिए,
आपने सुना? गायतानो ने कहा। वह आपको विदा कह रहा है। युवक ने अपनी राइफल ली और आकाश में गोली दागी। यद्यपि उसे कोई विशेष आशा न थी कि इतनी दूरी से उसकी ध्वनि औट तक पहुंचेगी। अब आप क्या चाहेंगे कि हम करें? गायतानो ने पूछा। सबसे पहले मेरे लिए एक मशाल जलाओ। आह हाँ, मैं समझ गया। आप उस जादुई निवास के प्रवेश द्वार की खोज करना चाहते हैं। बड़ी प्रसन्नता से, महोदय। यदि यह आपको आनंद देता है, तो मैं आपको वही मशाल दूंगा जिसकी आप मांग कर रहे हैं। मुझे भी कभी वही विचार आया था और मैंने उसे 3-4 बार आजमाया, पर अंततः प्रयास त्याग दिया। जियोवानी, उसने जोड़ा, एक मशाल जलाओ और उसे महोदय के पास ले आओ। जियोवानी ने आज्ञा का पालन किया। फ्रांज ने मशाल ली और गायतानो के साथ भूमिगत गुफा में प्रवेश किया। उसने हीथर की अपनी शैया से उस स्थान को पहचान लिया जहां वह जागा था, जो अब भी अस्त व्यस्त पड़ी थी। पर जितना भी उसने मशाल से गुफा की दीवारों को टटोला, उसे केवल धुएं के चिन्ह ही मिले, जो यह बताते थे कि अन्य लोग भी उससे पहले व्यर्थ में खोज कर चुके थे। फिर भी उसने ग्रेनाइट की दीवार का एक एक इंच जांच डाला, यद्यपि वह भविष्य की भांति अभेद्य थी। कोई भी दरार ऐसी न थी जिसमें उसने अपने चाकू की धार न डाली हो, और कोई भी उभरी हुई गांठ ऐसी न थी जिसे उसने दबाया न हो, इस आशा में कि वह ढीली पड़ जाए। पर सब निष्फल रहा और उसने इस निरर्थक खोज में 2 घंटे व्यतीत कर दिए। अंततः उसने हार मान ली। गायतानो विजयी था। जब फ्रांस तट पर लौटा, तो यॉट क्षितिज पर केवल एक छोटा सा श्वेत बिंदु मात्र रह गई थी। उसने दूरबीन से देखा, पर उसके सहारे भी कुछ स्पष्ट न हो सका। गायतानो ने उसे स्मरण कराया कि वह यहाँ बकरियों का शिकार करने आया था। ये बात वह पूरी तरह भूल चुका था। उसने बंदूक उठाई और द्वीप पर ऐसे घूमने लगा मानो कोई कर्तव्य निभा रहा हो, न कि कोई आनंद ले रहा हो। 15 मिनट के भीतर उसने एक बकरी और 2 बच्चे मार गिराए। पर यद्यपि बकरियां चामोइस की भांति जंगली और चौकस थीं, वे घरेलू जाति से अत्यधिक मिलती जुलती थीं और फ्रांज ने उन्हें सच्चा शिकार नहीं माना। और वैसे भी उसके मन में कहीं अधिक शक्तिशाली विचार उमड़ रहे थे। पिछली संध्या से वह वस्तुतः सहस्र और एक रात्रि की किसी कथा का नायक बन चुका था, और वह अनिवार्य रूप से गुफा की ओर खींच रहा था। इसीलिए यद्यपि पहली खोज निष्फल रही थी, उसने दूसरी बार खोज आरंभ की, गायतानो से यह कहकर कि वह दोनों बच्चों को भूनने की तैयारी करे। यह दूसरी यात्रा काफी लंबी रही होगी, क्योंकि जब वह लौटा तो बच्चा पक चुका था और भोजन तैयार था। फ्रांस उसी स्थान पर बैठ गया जहां पिछली संध्या उसे इस रहस्यमय मेजबान के साथ भोजन का निमंत्रण देने आए थे, और वह अब भी उस छोटी यॉट को देख सकता था जो किसी समुद्री पक्षी की भांति लहर की छोटी पर डोलती हुई कोर्सिका की ओर बढ़ रही थी। पर गायतानो, उसने कहा, तुमने तो मुझे बताया था कि मिलॉर्ड सिंदबाद मलागा की ओर जा रहे हैं, जबकि मुझे तो वह सीधे पोर्तो वेक्यू की दिशा में जाते प्रतीत होते हैं। क्या तुम्हें याद नहीं? प्रधान ने उत्तर दिया कि मैंने तुम्हें बताया था कि फिलहाल उसके दल के साथ 2 कोर्सिकाई डाकू हैं। अवश्य। तो क्या वह उन्हें तट पर उतारने जा रहा है? जैसा तुम कह रहे हो। आह, कायतानो ने कहा, वह ऐसा व्यक्ति है जो, कहते हैं, न ईश्वर से डरता है न शैतान से, और जो किसी अभागे की सहायता करने के लिए 50 लीग का चक्कर लगाने से भी नहीं हिचकता। ऐसी सहायता, फ्रांज ने कहा, उसे उस देश के अधिकारियों के साथ कठिनाई में डाल सकती है जहां वह इस प्रकार के परोपकारी कार्य करता है। अधिकारी, गैतानो ने कहा। उसे अधिकारियों की क्या परवाह है? उन्हें वह रत्ती भर भी नहीं मानता। बस वे उसे पकड़ने की कोशिश तो करें। सबसे पहले तो उसकी यॉट कोई जहाज नहीं, एक पक्षी है, और वह हर 12 पर एक फ्रिगेट से 3 नॉट आगे निकल सकता है। फिर
उसे केवल स्वयं तट की ओर मुड़ जाना होगा। वहां उसे अपने ही बहुत से मित्र मिल जाएंगे। इन सब बातों में सबसे अधिक स्पष्ट यह था कि मिलॉर्ड सिंबाद, जो फ्रांस का मेजबान था, भूमध्य सागर के चारों ओर हर तट पर मौजूद हर तस्कर और डाकू से जुड़ा हुआ माना जाता था, जिससे उसकी स्थिति और भी अधिक विचित्र प्रतीत होती थी। जहां तक फ्रांस का प्रश्न था, उसे अब मोंटे क्रिस्टो पर रोके रखने के लिए कुछ भी शेष नहीं था, क्योंकि वह गुफा के रहस्य को खोज पाने की सारी आशा खो चुका था। इसलिए उसने जल्दी जल्दी अपना भोजन समाप्त किया और आदमियों को आदेश दिया कि जब वह तैयार हो तब नाव को तैयार रखें। आधे घंटे बाद वह जहाज पर था। उसने यॉट की ओर एक अंतिम दृष्टि डाली। वह पोर्तो वैक्यो की खाड़ी में विलीन होने ही वाली थी। उसने प्रस्थान का संकेत दिया। जिस क्षण उसकी नाव चली, उसी क्षण यॉट ओझल हो गई। उसके साथ ही पिछली रात की वास्तविकता से जुड़ी अंतिम कड़ी भी समाप्त हो गई। भोजन, सिनबाद, हशीश और मूर्तियां, सब कुछ फ्रांस के लिए एक ही स्वप्न में घुलने लगा। नाव पूरे दिन और पूरी रात चलती रही। अगली सुबह सूर्योदय के समय स्वयं मोंटे क्रिस्टो का द्वीप भी दृष्टि से ओझल हो चुका था। भूमि पर उतरते ही फ्रांस ने हाल की घटनाओं की सारी स्मृतियों को कम से कम अस्थायी रूप से अलग रख दिया, ताकि वह फ्लोरेंस में अपने व्यक्तिगत और सामाजिक कार्य पूरे कर सके और अपने उस मित्र से मिलने पर ध्यान केंद्रित कर सके जो रोम में उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इसलिए वह वहां के लिए रवाना हुआ और शनिवार की संध्या को स्टेज कोच से प्यात्सा देल्ला दोगाना पहुंचा। जैसा कि हम पहले उल्लेख कर चुके हैं, अपार्टमेंट पहले ही आरक्षित था, इसलिए सिग्नोर पास्त्रीनी के प्रतिष्ठान में पहुंचने के अतिरिक्त और कुछ करने को नहीं था। यह उतना सरल नहीं था जितना सुनने में लगता है। सड़कें लोगों से भरी हुई थीं और रोम पहले ही उस नीरस, ज्वरग्रस्त गूंज का शिकार हो चुका था जो महान घटनाओं से पहले होती है। और रोम में वर्ष में 4 महान घटनाएं होती हैं: कार्निवाल, होली वीक, कॉर्पस क्रिस्टी और संत पीटर का पर्व। शेष वर्ष नगर फिर से अपनी उदासीन निश्चलता में डूब जाता है, जीवन और मृत्यु के बीच की एक सीमा स्थिति में, जो उसे इस लोक और परलोक के बीच के किसी ठहराव स्थल के समान बना देती है। परंतु एक ऐसा उदात्त ठहराव स्थल जो चरित्र और काव्य से परिपूर्ण है, जिसे फ्रांस 5 या 6 बार पहले भी अनुभव कर चुका था और जिसे हर बार उसने पहले से अधिक अद्भुत और अधिक काल्पनिक पाया था। अंततः वह बढ़ती हुई और अधिकाधिक प्रत्याशा से भरी भीड़ को चीरता हुआ होटल तक पहुंच सका। अपनी पहली ही पूछताछ पर उसे उस उद्दंडता के साथ जो पहले से बुक किए जा चुके गाड़ीवानों और भरे हुए सरायों के स्वामियों की विशेषता होती है, यह बताया गया कि होटल एट लोंद्र में उसके लिए अब कोई स्थान शेष नहीं है। तब उसने अपना कार्ड सिग्नोर पास्त्रीनी के पास भिजवाया और अल्बेर्द मोरसेर्फ के नाम से अपने आगमन की सूचना देने को कहा। यह उपाय सफल हुआ और सिग्नोर पास्त्रीनी स्वयं शीघ्रता से नीचे आए, प्रतीक्षा करवाने के लिए क्षमा मांगते हुए, अपने कर्मचारियों को डांटते हुए, उस मार्गदर्शक के हाथ से मोमबत्ती छीनते हुए जिसने पहले ही यात्री की देखभाल संभाल ली थी, और उसे अल्बेर तक ले जाने की तैयारी करते हुए। तभी अल्बेर स्वयं उनसे मिलने आ गया। जिस अपार्टमेंट को उन्होंने किराए पर लिया था, उसमें 2 छोटे कमरे और एक अध्ययन कक्ष था। दोनों शयन कक्ष सड़क की ओर खुलते थे। इस विशेषता को सिग्नोर पास्त्रीनी ने उनके मूल्य को अत्यधिक बढ़ाने वाला बताया। मंजिल का शेष भाग एक अत्यंत धनी सज्जन को किराए पर दिया गया था, जिन्हें या तो सिसिली का या माल्टा का माना जाता था। होटल वाले को ठीक ठीक नहीं पता था कि वह यात्री इन दोनों में से किस राष्ट्र से संबंधित है। उसका नाम काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो बताया गया। बहुत अच्छा, सिग्नोर पास्त्रीनी, फ्रांस ने कहा, लेकिन हमें आज की शाम के लिए तुरंत किसी प्रकार का भोजन चाहिए और कल तथा अगले दिनों के लिए एक बैरूश। भोजन के विषय में सराय वाले ने कहा, वह आपको तुरंत मिल जाएगा,
किंतु जहां तक बैरूश का प्रश्न है, क्या क्या कहा बैरूश के विषय में? अल्बेर्ट चिल्लाया। ठहरिए, एक क्षण। हम मजाक नहीं कर रहे, सिग्नोर पास्त्रीनी। हमें एक बैरूश चाहिए। महाशय, सराय वाले ने कहा, आपके लिए एक जुटाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। और हमें कब पता चलेगा? फ्रांज ने पूछा। कल सुबह, सराय वाले ने उत्तर दिया। धिक्कार, अल्बेर ने कहा। इसका अर्थ केवल यह है कि हमें इसके लिए अधिक भुगतान करना पड़ेगा। आप जानते हैं यह कैसे होता है? ड्रैक या आरोन से साधारण दिनों में 25 फ्रांक और रविवार या पर्वों पर 30 या 35। अपने शुल्क के रूप में 5 फ्रांक प्रतिदिन जोड़ लीजिए और कुल मिलाकर 40 फ्रांक बनते हैं। मुझे बहुत भय है कि सज्जन उस राशि के दुगुने में भी ऐसा वाहन नहीं ढूंढ पाएंगे। तो फिर कुछ घोड़े ढूंढिए और उन्हें मेरे अपने रथ से जोड़ दीजिए। यात्रा के बाद वह कुछ जर्जर हो गया है, पर कोई बात नहीं, आपको कोई घोड़े नहीं मिलेंगे। अल्बेर ने फ्रांस की ओर ऐसे देखा जैसे किसी को अभी अभी कोई सर्वथा अगम्य उत्तर दिया गया हो। क्या तुम यह समझते हो फ्रांस? कोई घोड़े नहीं? लेकिन डाक घोड़े, क्या वे भी नहीं है? वे सब पखवाड़े भर पहले ही किराए पर दे दिए गए। जो बचे हैं वे केवल डाक के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। तुम इसका क्या कहते हो? फ्रांज ने पूछा। मैं ये कहता हूं कि जब कोई बात मेरी समझ से परे होती है तो मैं उस पर और समय नष्ट नहीं करता, बल्कि किसी और बात की ओर मुड़ जाता हूं। क्या भोजन तैयार है, सिग्नोर पास्त्रीनी? हाँ, महामहिम। तो फिर पहले भोजन कर लेते हैं। लेकिन बैरूश और घोड़ों का क्या होगा? फ्रांज ने पूछा। उनकी चिंता मत करो मेरे प्रिय मित्र, वे स्वयं ही आ जाएंगे। ये केवल मूल्य तय करने की बात है। ये कहकर मोरसेर्फ ने उस प्रशंसनीय दर्शन के साथ, जो तब तक कुछ भी असंभव नहीं मानता जब तक उसकी जेब भारी और उसका बटुआ भरा हो, भोजन किया, सोने चला गया। तुरंत गहरी नींद में डूब गया और स्वप्न देखा कि वह कार्निवाल में एक गाड़ी और 6 घोड़ों के साथ उछलता कूदता घूम रहा है।